नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह आज भी कुछ खास मुद्दों को लेकर के आपके सामने आए हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कुछ है आज का हमारा मुद्दा, आज का हमारा एजेंडा। झारखंड के चुनाव प्रचार पर तल्ख हुई जुबानी जंग। राहुल गांधी ने जमशेदपुर में संभाला मोर्चा। बीजेपी को राज्य के पिछड़ेपन के लिए बताया जिम्मेदार। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वंशवाद पर तीखा हमला। और आतंकी हमले के दौरान प्रधानमंत्री की पुंछ और उधमपुर की रैलियां। भ्रष्टाचार पर बोला तीखा हमला। कहा पीएम को जम्मू कश्मीर आते आते लगे 40 साल। मैं पहला पीएम जो हर महीने यहाँ आया। चले तो आज के दो हमारे जो एजेंडे हैं, दोनों ही जगहों पर चुनाव हो रहा है। झारखंड और जम्मू कश्मीर, क्या कुछ स्थितियां बन रही है, सियासी पारा चढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराएं उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले झारखंड पे हम चर्चा करेंगे। झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस सबने अपने स्टार प्रचारकों को लगा दिया है। रैलियां हो रही हैं लगातार। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो अभी भी उनका भरोसा हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर ही है। आइए देखते हैं स्टार प्रचारकों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड का चुनावी संग्राम सियासी सितारों से लेकर फिल्मी तारों तक की चमक से चमक रहा है। सियासी साख बचाने के लिए पार्टियां अपने सितारों का सहारा ले रही हैं। इनमें सबसे आगे है केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी, जिसने हर चरण के चुनावी समीकरणों के मुताबिक स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के सबसे भीड़ जुटाऊ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है। इसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, उमा भारती, स्मृति ईरानी जैसे भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम है। बीजेपी ने क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा को भी स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में चल रहे चुनाव प्रचार में संगठन से भी कई नेताओं को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी झारखंड में बतौर स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे। प्रचार और रैलियों में भीड़ जुटाऊ नेताओं को बीजेपी ने दिल खोल कर जगह दी है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी जहां अपने अंदाज से लोगों का दिल लुभा रहे हैं, तो संगीत के रास्ते सियासत में उतरे मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो भी सियासी गीत गाकर भीड़ को बांधने का काम कर रहे हैं। 1.5 दशक से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही गुजरे जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक बार फिर पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। स्टार प्रचारकों के मोर्चे पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है तो कांग्रेस भी कुछ कम पीछे नहीं है। इसमें लाजिमी तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो हैं ही। ताज्जुब की बात ये भी है कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी शामिल किया गया है। पार्टी ने अपने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी स्टार प्रचारक बनाया है। वोटरों को लुभाने के लिए अभिनेता से नेता बने कांग्रेस के राज बब्बर और नगमा भी पार्टी के प्रचार के लिए सियासी ठुमका लगाकर भीड़ जुटा रहे हैं। परिवार के इर्द गिर्द सिमटी जेएमएम के स्टार प्रचारकों में पार्टी के सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन और उनके कुनबे के ही लोगों का नाम ज्यादा नजर आता है। जेएमएम ने उधार पर बाहरी कलाकारों को प्रचार के मैदान में उतारने के बजाय झारखंडी नेताओं के सहारे ही अपनी चुनावी नैया पार लगाने का निर्णय किया है। हालांकि क्षेत्रीय, स्थानीय और वोट बैंक की जरूरतों के मुताबिक जातीय नेताओं को भी स्टार प्रचारकों के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसा करके जेएमएम ने वोटरों के बीच आत्मविश्वास दिखाने की भी कोशिश की है। और झारखंड विकास मोर्चा ने तो बाबूलाल मरांडी के नाम का जाप करते हुए किसी बाहरी स्टार प्रचारक को किराए पर लाने की जहमत नहीं उठाई। झारखंड में सीमित जनाधार वाले लालू भी लालटेन थामे जहां तहां महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के लिए करो या मरो की स्थिति है। बीजेपी के लिए अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने की चुनौती है तो जेएमएम के लिए सवाल अस्तित्व का है। तो पहले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में मुंह की खाने के बाद कांग्रेस झारखंड में लाज बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। झारखंड के चुनावी रण में पार्टियों के अपने लक्ष्य हैं और अपनी रणनीति, जिसे साधने की रणनीति का स्टार प्रचारक अहम हिस्सा है। दरअसल इन स्टार प्रचारकों को इस्तेमाल करने के पीछे पार्टियों के कई मकसद होते हैं। मसलन एक तो इनके प्रचार का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा नहीं जाता, दूसरा ये जनता को बांधने का काम करते हैं जिससे पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलता है। चुनाव प्रचार में जाने पहचाने चेहरों के इस्तेमाल का चलन अब पुराना है, लेकिन पिछले कई चुनाव नतीजों में चेहरों की चमक फीकी पड़ी है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चेहरे जनता को लुभा पाते हैं, अपनी पार्टी को जिता पाते हैं या फिर मुद्दों के आगे फिर फीके पड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। तो चलिए, देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से कोई भी पार्टी कोई दांव छोड़ना नहीं चाह रही है। अपनी तरीके से जितना हो सकता है पूरी ताकत इस समय सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी हुई है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के। हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जी मोहंती जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से वहां पर अब जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं, न सिर्फ पार्टी के स्टार प्रचारक बल्कि फिल्मी सितारों के जरिए भी वोट की अपील की जा रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और जेएम ने ऐसा ना करने का निर्णय लिया है, इस फैसले को क्या फायदेमंद बता रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये उनके लिए दिक्कत कर सकता है? विपुल, आपने जो बात कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में अगर कहें तो वहां के लोगों के नब्ज को समझता है, और अगर उसने वहां बाहर से किसी उम्मीदवार को नहीं लाया है, इसका मतलब वो जड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक वितृष्णा है वहां के लोगों को। अगर आप ज्यादा वहां दिखाएंगे दिल्ली के लोगों को, अगर वहां दिखाएंगे आप बाहरी लोगों को, तो उनको लगता है कि ये शोषक वर्ग है, हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं करेगा। लेकिन शहरी मतदाता कहीं ना कहीं हो सकता है उससे अटैच हो। बाबुल सुप्रिय अगर जा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, तो बाबुल सुप्रिय के प्रति थोड़ी घृणा कम हो सकती है। लेकिन वहीं आप हेमा मालिनी को लाके और चाहते हैं कि चुनाव प्रचार खींच लेंगे, तो ये आसान नहीं है। और उससे बेहतर आपके नरेंद्र मोदी वहां काम करते हुए दिखेंगे। तो इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये फैसला सही लग रहा है। लेकिन स्टार प्रचारक का एक जो बड़ा फायदा बीजेपी को लगातार मिलता रहा है एक लंबी लिस्ट का, वो ये कि स्टार प्रचारक का खर्च वो उम्मीदवारों के खर्च में नहीं जोड़ा जाता। और चुनाव आयोग का जो ये एक विधान है, इस विधान का लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से फायदा उठाते जा रही है, माइलेज लेते जा रही है। पहले कांग्रेस भी यही काम किया करती थी, लेकिन कांग्रेस के पास केंद्र की सत्ता में हटने के बाद ऐसा कोई लोक लुभावन नहीं है। राजबब्बर जरूर गए हैं, वहां कुछ नगमा गई हैं, तो लेकिन कोई बड़ा, पहले एक लंबी लिस्ट होती थी हीरोइनी की और कई लोगों की, लेकिन अब वहां गोविंदा नहीं है, कई लोग नहीं है, तो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक जो यूनानिमस फैसला लिया है कि केवल आदिवासी नेताओं से ही वो प्रचार करा रहे हैं, तो उसको माइलेज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये चुनाव नतीजों के बाद पता लगेगा। चलो, ये चुनाव नतीजों के बाद पता लगेगा। रामाधार जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी भी नगमा हो, राजबब्बर हो, इनको उतार रही है, उधर से मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो भाजपा के एमपी हैं। हाँ, मैं राजबब्बर हमारे दल के सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। नगमा लोकसभा का चुनाव अभी लड़ी थी, चुनाव हार गई। खुशबू हमारे दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो हम लोग कोई भी बाहर के किसी व्यक्ति को, फिल्म स्टार को या कलाकारों को लेके चुनाव प्रचार में हम नहीं डाल रहे हैं। जो हमारे दल के लीडर हैं, चाहे प्रोफेशन उनका जो भी हो, उन सारे लोगों से हम लोग चुनाव प्रचार में लोग जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, इन कलाकारों से एक फायदा अवश्य होता है कि कलाकारों के कार्यक्रम को प्रचारित कर देने से लोगों की उत्सुकतावश कुछ भीड़ जमा हो जाती है, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, और उसके बाद फिर राजनेता लोग अपनी बात कह जाते हैं। तो यही फायदा है स्टार प्रचारक का। सिर्फ मतलब स्टारों को इसलिए लिया जा रहा है ताकि भीड़ आए, भीड़ आ सके, भीड़ आए। अब वो वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, तमाम पैनलिस्टों से भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कुछ फिल्मी सितारे हों जो पार्टी के अंदर शामिल हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं
जो कि या तो कहीं अफोर्ड नहीं कर सकती, या उन्होंने एक नई तरह की रणनीति कि वहां के लोकल लोगों को ही, चाहे जेएमएम की बात अगर हम करें या बाबूलाल मरांडी की पार्टी की बात करें, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ये भी एक रणनीति है कि हम आपके बीच के हैं, ये बाहर के आए हैं, कल चले जाएंगे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो लोकल पार्टीज हैं जी, वो लोकलिज्म की बात सामने रख रहे हैं, और ये असलियत भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड के इलाके टाटा जमींदारी हुआ करती थी, जमशेदपुर इतना डेवलप किया, लेकिन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं है। तो एक एक्चुअल रियलिटी भी है कि लोग परेशान हैं, पर दूसरी चीज जो है वो इससे ज्यादा गंभीर है, वो ये है कि अपने कांड और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सितारे लाए जा रहे हैं। इसका फायदा होगा या नहीं, ये बताइए। फायदा क्या होगा? सबको मालूम है किसने किस किस कांड को किया है। मधु कोड़ा की पूरी कहानी आपके सामने पड़ी हुई है, इतने लोगों की कहानियां आपके सामने हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जितने मर्जी सितारे नचा लीजिए, भीड़ें जुटेंगी, वोट नहीं मिलेगी। भीड़ें जुटेंगी, वोट नहीं मिलेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कैंपेनिंग जिस तरह की चल रही है जेएमएम की, जिसमें कि ये भरोसा खाली कहा गया जितने झारखंडी नेता हैं उनसे ही चुनाव प्रचार कराया जाएगा, शिबू सोरेन साहब करेंगे, हेमंत सोरेन जी करेंगे, ये लोग कमान स्टार प्रचारक उनके वही बने हुए हैं। लेकिन तमाम मोदी फैक्टर के बावजूद हम देख रहे हैं कि बीजेपी तमाम मंत्रियों को बुला रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां जाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा तमाम मनोज तिवारी, बाबुल सुप्रियो, हेमा मालिनी, तमाम फिल्मी सितारे। ये क्या कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ दो चीजें हैं कि एक तो जो बात आलोक भाई ने कही है कि साहब वो जो लोकल लोग होते हैं और उनके बीच के लोग होते हैं, लोगों को लगता है ये हमारे लोग हैं, हेमा मालिनी बाहर से आई हैं, राजनाथ बाहर से आए हैं, तो लोग लूटेंगे, ये एक पक्ष है। लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष भी ये है कि जो लोग लगातार उनके बीच पिछले 20 साल से काम करते रहे हैं, वही लूटते भी रहे हैं उनको, वही एक्सप्लॉइट भी करते रहे हैं, और उनके होने के बावजूद भी उनका विकास, उनकी बेरोजगारी, उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ है, तो उसका एंटी इफेक्ट भी होता है कि यही लोग बार बार आते हैं वोट मांगने के लिए। तो आप एक आदमी कितनी बार झूठ बोलेगा, कितनी बार सच बोलेगा। दूसरी बात जो आपने स्टार प्रचारकों की कही, इसमें दो किस्म से मैं उसको डिवाइड करता हूं। एक तो तरफ तो बात यह है कि चाहे राहुल हो, सोनिया हो, प्रकाश कारत हो, लालू हो, मुलायम हो, ये हर पार्टी पॉलिटिशियन है और इनको आप स्टार प्रचारक कह सकते हैं। लेकिन जिस किस्म की प्रवृत्ति ये हो रही है कि हेमा मालिनी जाएंगी, कि राज बब्बर जाएंगे और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे, मुझे लगता है कि हमारे देश की राजनीति में नेताओं की घटती क्रेडिबिलिटी जो है, नेताओं को यह लग गया है कि अब उनको सुनने कोई नहीं आता है। उनके सुनने के लिए कुछ मदारी, कुछ जोकर, कुछ डांस करने वाले, कुछ गाना गाने वालों को इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर नेता अपना उसमें तथाकथित विचार देता है। तो एक तो मुद्दों से भटकाने के लिए जो ग्लैमर का आकर्षण है उसे सामने करना, दूसरा नेताओं की लोगों के बीच में घटती क्रेडिबिलिटी जो है, इसका एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन लोगों की मदद ली जाती है जो कि जैसे कांग्रेस पार्टी को एक बार याद आया तो उन्होंने इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया और इस देश का जाना माना नेता हेमवती नंदन बगुड़ा हार गया। तो मेरा कहना यह है कि में पहली मर्तबा वो हुआ था कि किसी सितारे को लोगों ने वोट किया। लेकिन एक ये भी देखिए कि इसी राजनीति में सुनील दत्त भी आया और सुनील दत्त कांग्रेस पार्टी की वजह से कभी नहीं जीते, सुनील दत्त का अपना काम इतना था उस वजह से जीते। तो ये मैं उसके दोनों ही फायदे और नुकसान भी हैं। लेकिन अगर यहां ये रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम सारे लोगों को, उन आदिवासियों को जिनके घर में बिजली नहीं है, जिनके घर में लाइट नहीं है, और वो कहते हैं कि साक्षात देख लो हेमा मालिनी को, टीवी पे तो देख नहीं पाए, न तो बिजली है न पानी है, तो हो सकता है कि हेमा मालिनी को इसलिए दिखाएं, हो सकता है कि तमाम सारे स्टार प्रचारकों से लोग खुश हो जाएं। और ये बात अपनी जगह सही है कि उससे भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन वो भीड़ जब नेता उसको एड्रेस करता है तो उसमें उसको क्रेडिबिलिटी नजर आती है कि राहुल की बात में सच्चाई है, प्रकाश कारत की बात में सच्चाई है, लालू या मुलायम या नरेंद्र मोदी, ये जो है चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहंती साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम राज्यों में चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, राज्यों का चुनाव हो, ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी का भी हमने देखा किस तरीके का बॉलीवुड कनेक्शन रहा, तो कभी तमाम सितारे वहां पर कैंपेनिंग करते नजर आए और फायदा भी उसका विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में तो नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड
की राजनीति को आप बहुत नजदीकी से देखते हैं, जो लोग हैं उनके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और क्या स्टार प्रचारक जो फिल्मी सितारों की खाली अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक भीड़ जुटाने का ही जरिया है या लोग वाकई में उनकी बातों को भी सुनते हैं? देखिए, ये जो फिल्म स्टार या स्टार प्रचारक जो है, ये तो डेफिनेटली क्राउड पुलर का काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ राज्यों में जो फिल्म स्टार है या स्टार प्रचारक है, ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं और जीते लेकिन भी हैं। उसमें ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिला है। एज ए क्राउड पुलर सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन एज अब तो बड़ी संख्या में हो गए। दक्षिण भारत के राज्यों में तो प्रभाव दक्षिण भारत में है, यहाँ पर भी इस बार बीजेपी में हेमा मालिनी जीत गई, इसके अलावा मनोज तिवारी जीत गए, और भी बाबुल सुप्रियो जीत गए, और भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं। नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। और अब देखिए, जब माहौल होता है एक पार्टी का, मान लीजिए जैसे बाबुल सुप्रियो हो या हेमा मालिनी हो, जब पार्टी का चल रहा है माहौल एक, तब ये स्टार प्रचारक उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन एज ए क्राउड पुलर ये लोग जरूर क्राउड को लाते हैं और क्राउड उनको देखने में, सुनने में आ जाती है। बट उसमें क्या होता है कि बाकी जो कॉन्टेस्टेंट है, जो कैंडिडेट है, वो अपना बात रखता है उधर। तो ये आप इसको भी झारखंड के लिए आप उसी तरह देख सकते हैं। और मैं भी यही जो अभी कुलश्रेष्ठ जी ने बताया है, मैं भी ये सोचता हूँ कि इसका भी असर होता है डेफिनेटली, क्योंकि लोग कैंडिडेट को तो सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो स्टार प्रचारक लोग हैं, इनको भी सुनने का चांस मिलता है और उनका एक नया जो आइडिया है या कुछ नया चीज है, उसको भी सुनते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं हो रही हैं, क्या उनको इसका नुकसान होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उनको फायदा होगा। नहीं, मैं ये वो नहीं बोलना चाहता हूँ जी, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ जी, लेकिन मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि जो कैंडिडेट इकट्ठा करने में, कैंडिडेट अपना जो जनता को इकट्ठा करने में इनका मदद ले रहे हैं और उनके सामने अपने बात रख सकते हैं जी, बात को रखेंगे। चलिए, इतना ही नहीं हुआ था। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जी, पुष्पेंद्र जी। जी जी। नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सबसे बड़े लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव लड़ रहे थे, राजेश और खन्ना। उनके खिलाफ राजेश खन्ना थे जी जी, और 1500 वोट से आडवाणी जी जीत पाए थे जी। तो आकर्षण तो रहता है, उसमें इनकार नहीं किया। मैंने तो उसमें इनकार ही नहीं किया। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं ना, वो कि वहां झारखंड को, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टार को नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं कि साधन संपन्न नहीं है, बहुत साधन संपन्न है, चाहता पड़ोस के बंगाल से ले आता, बहुत सारे ऐसे कलाकार झारखंड में हड़िया ज्यादा इफेक्टिव है। वहां क्राउड को खींचने के लिए वहां आप मास के लिए क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय नाच गाने में फंसाने के। नहीं, लेकिन आलोक भाई, एक एक्सपेरिमेंट है अभी हाल के विधानसभा चुनाव में। रमन सिंह की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि रमन सिंह के इलाके में उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा रैली की और नरेंद्र मोदी की वजह से उनको संजीवनी मिली, नहीं वो चुनाव हार रहे थे। मेरा मानना यह है कि कभी कभी मैं ये मानता हूं कि अब आज की डेट में आप नरेंद्र मोदी को देखें तो पूरा लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने बल पर बीजेपी को जिताया। उसकी वजह है कि लोग कभी कभी नए थॉट, नए फेस, नए विचार को भी सुनना चाहते हैं, और उस पर यकीन करें न करें वो एक अलग बात होती है। तो ये भी एक बड़ा लोग टेस्ट तो करना चाहते हैं। झारखंड के मामले में हेमा मालिनी नहीं है, दूसरी बात अंतर है। अंतर नहीं, झारखंड के मामले में नरेंद्र मोदी इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है कि झारखंड में बीजेपी का ही किया ज्यादातर है जी जी, और उसको कवर अप करने के लिए एक बड़े कवर की जरूरत है, तो नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से उसे कवर कर रहे हैं। आज कल बीजेपी की भी रैली, नरेंद्र मोदी की रैली वहां होने जा रही। राहुल गांधी ने आज जबरदस्त तरीके से हमला बोला है बीजेपी के ऊपर। अब जो कांग्रेस ये लगातार कोशिश कर रही है रिवाइव करने की, इस चुनाव के अंदर आलोक जी आपका विश्लेषण क्या कहता है? कुछ रिवाइवल के चांस दिखाई दे रहे हैं या आपको लगता है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों में नतीजे आ रहे हैं, यहां भी निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई देगी? देखिए, नरेंद्र मोदी एक फेनोमेनन है, और अभी जो खबर हम लोग बुलेटिन शुरू करने से पहले जो बात हो रही थी रांची और बाकी जगहों पे, पूरे रिसोर्स वहां भारतीय जनता पार्टी का मोरहाबादी मैदान के कल के नरेंद्र मोदी के रैली को सफल बनाने में लग गया है। और फिर से एक बार कोई इतिहास रचने की कोशिश हो रही है कि रांची में एक बहुत बड़े तादाद में लोग आए, और जबकि रांची का इस फेज में नहीं है चुनाव अभी जमशेदपुर और सिंहभूम के इलाके में हो रहा है 2 तारीख को, लेकिन रांची में एक बार बड़ा जलसा करके फिर से बीजेपी एक स्ट्रांगली
अपने मैसेज को डिलीवर करने की जो कोशिश कर रही है, जाहिर तौर पर ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी के, कल सोनिया गांधी की भी रैली है और वो वही पहुंच रही है वहां, और एक इलाके में जहां मतदान हो रहा है, चुनाव होना है अगले चरण का, उसके लिए पहुंच रही हैं। लेकिन जो एक आज की तारीख में आप जब कहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही ये लगता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें सोनिया जी या फिर राहुल गांधी या बाकी लोग कहां ठहरेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है। Exactly. और झारखंड की राजनीति में तो ये भी और भी इसलिए मुश्किल लगता है कि वहां पर कांग्रेस के पास, जो कांग्रेस एक समय में वहां अक्षुण्ण राज किया करती थी, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा उम्मीदवार नहीं है, और वो ये भी नहीं कह पा रही है कि वो हेमंत सोरेन के को सामने रख के चुनाव लड़ नहीं पा रही है। हेमंत सोरेन हैं उसके मुख्यमंत्री, उनके समर्थन से चल रहा है ये सरकार, लेकिन ये नहीं बता। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते एक लाइन में जवाब दीजिए, ये जो चतुष्कोणीय मुकाबले की बात हो रही है, वाकई में चतुष्कोणीय है या आपको लगता है द्विपक्षीय मुकाबला है, बीजेपी वर्सेस जेएमएम? बिल्कुल अभी चतुष्कोणीय मुकाबला है, आप ये समझ लीजिए। जेएमएम कहां ठहर रही है पता नहीं, लेकिन पिछले तमाम चुनाव में झारखंड में जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले आए हैं, और इसलिए बीजेपी को ज्यादा एफर्ट करने की वहां जरूरत है। तो एक पक्षीय हो जाए, नहीं तो बाकी तीन हिस्से में तो बढ़ ही रहा। और रांची के रैली का एक और कारण है वहां बड़े सफल बनाने का नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन आलोक भाई, रांची में उनके बड़े बड़े नेता जो है सीपी सिंह वगैरह फंसे पड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी झारखंड की सियासत को समझने की कोशिश हम जारी रखेंगे। तमाम बाकी पैनलिस्ट क्या करें, क्या वो वाकई में चतुष्कोणीय मान रहे हैं या फिर दो पार्टियां जो है वो काफी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा एक खास रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो कुछ ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ झारखंड में ही मुमकिन है, कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ झारखंड में ही हो सकती हैं। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव हो तो चुनावी अंदाज भी लाजमी हो जाता है। झारखंड में इन दिनों चुनाव के कुछ ऐसे ही रंग बिरंगे अजब गजब अंदाज दिखाई दे रहे हैं। आपको पहला नजारा दिखाते हैं। थैले में सिक्कों का ढेर लिए और चाल में हौसला समेटे ये बुजुर्ग दरअसल चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उम्र करीब 70 साल है, फिर भी चेहरे पर शिकन और शिकवा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जमानत के तौर पर सरकारी खाते में 10,000 रुपए जमा कराने थे। जमानत की रकम न जुटा पाए तो चंदा कर जुटा लिया। हर घर से 1 रुपए और 1 वोट का चंदा मांगा गया। इस अभियान में हीरा लाल ने करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों से चंदा जुटाया और जमानत के लिए जरूरी 10,235 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गए नामांकन दाखिल करने। हमने जो है सो अपना 38 सिंदरी असेंबली सेगमेंट्स का बूथ नंबर 1 का, गांव नंबर या मोहल्ला नंबर 1 का 1 नंबर वोटर कैलू मांझी, बाप का नाम टैना मांझी, पत्नी उसकी बड़की मेंझान से 1 मुट्ठा चावल और 1 रुपया लेकर हमने आज से 9 दिन पहले शुरू किया, और मुझे 10,000 से भी बेसी रुपया साइकिल से घूम करके मैंने अपने इलाका में कलेक्ट किया, और जिस पैसा को मैंने यहाँ नॉमिनेशन पेपर के लिए सिक्योरिटी मनी दाखिल किया। सिक्के लेकर आए प्रत्याशी को देखकर लोग तो हैरान थे ही, अफसर भी अचंभे में दिखे। धूम धमाके और ढोल नगाड़ों के साथ पर्चा भरने वाले प्रत्याशी तो इन्होंने भी खूब देखे थे, लेकिन रेजगारी बटोर कर राजनीति शुरू करने वाला देश में शायद पहली बार दिखा। अपने खूनी संघर्ष के लिए कुख्यात धनबाद की झरिया सीट पर साख ही नहीं रिश्ते भी दांव पर हैं। यहाँ एक ही घराने के 2 दबंग भाई आमने सामने हैं। एक भाई बीजेपी से चुनावी जंग में है तो वहीं दूसरा कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहा है। यही नहीं, चचेरे भाइयों के इस चुनावी द्वंद्व में मां भी कूद पड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी संजीव सिंह की मां और झरिया विधायक कुंती देवी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर चुकी हैं।
जबकि कुछ दिनों पहले उनके चुनाव न लड़ने के चलते उनके बेटे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो अपने बेटे के लिए डमी प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं। लड़ रहा है डबल आशीर्वाद देने के लिए, साथ साथ झरिया के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, और साथ साथ अपने जो मीडिया भाई जो बच्चा लोग है, मेरा बेटा लोग है, इन लोगों को भी साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि झरिया सीट हम लोग को हमेशा बरकरार रहे और आप सबके साथ मिले। विकास के गति को आगे बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। पिछले 14 साल में झारखंड की जो दुर्दशा हुई है, आज सभी ने ये संकल्प लिया है कि जिस तरह से हम देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर देश को विकास में ले जाने का काम कर रहे हैं, आज पूरे झारखंड में भी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य को विकास की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं। जैसे जैसे झारखंड में चुनावी सफर आगे बढ़ रहा है, नए समीकरण, नए दावे, नए वायदे और नए से नए अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। कोशिश यही है कि जनता का दिल जीत लिया जाए और वोट ले लिया जाए, लेकिन ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। धनबाद से कुमार नीरज के साथ संभ्रांत मिश्रा, जैन। तो देखिए आपने अजब गजब तस्वीरें, किस तरीके से माँ बेटे आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं एक एक रुपए जुटा करके, चंदा लेकर के नामांकन दाखिल किया रहा है। ऐसी तस्वीरें आपको कहाँ मिलेंगी देश में? सिर्फ झारखंड में ही मिल सकती है। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मोहंती जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, चुनाव एक चरण समाप्त हो गया है, आगे को लेकर के किस तरीके से आप देख रहे हैं स्थितियों को? ये मुकाबला क्या चतुष्कोणीय आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई दल ऐसे हैं, कुछ दल ऐसे हैं जो कि ज्यादा प्रमुख भूमिका में रहेंगे, या सबकी भूमिका रहेगी? पहला चरण में विपुल ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। 70% करीब, 70 नहीं 60 कुछ परसेंट, 62% करीब हुआ है, जो कि झारखंड के लिए रिकॉर्ड है। और उसमें जो माओवादियों का जो रेस्ट्रिक्शन था वो इस पर लगा नहीं, तो लोगों ने काफी मात्रा में आके वोट दिया। तो मुझे लग रहा है कि अगले चरण में जो मतदान होगा उसमें भी काफी लोग वोट देने में सफल होंगे। और उसमें आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि आपने नोटिस किया होगा कि हर जो चरण में गैप 7-8 दिन का रखा गया है, ताकि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो ठीक समय पर हो जाएगा और उसका अच्छे बंदोबस्त होगा, ताकि लोगों को थोड़ा कंफर्ट मिलेगा कि वो जाके मतदान कर सके। पहले चरण के मतदान के बाद स्थिति कुछ साफ होती दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि कुछ भी कहना मुश्किल है झारखंड के बारे में? नहीं, झारखंड में जैसे आलोक जी ने बताया अभी, इसमें मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई क्लियर कट मुझे लग नहीं रहा है। और आपने दूसरा जो प्रश्न किया था कि चतुष्कोणी इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा, तो मुझे लगता है वही होगा, क्योंकि अब देखिए अभी पावर में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उसके अलावा दो प्रोमिनेंट पार्टी जो है वो बीजेपी और आपके कांग्रेस पार्टी जो है ये भी है। उसके अलावा आपके जो लोकल पार्टीज हैं ये सब लोग हैं। और आपने पिछले जो इलेक्शन में देखेंगे तो 18 सीट मिला था जेएमएम को और 18 कांग्रेस को, तो बीजेपी को। तो बाकी कुछ पार्टियां जैसे आपका जेडीयू वगैरह, इनको भी काफी सीट 8 सीट मिले थे। सीपीएम को कुछ एक दो सीट मिले थे सीट, और बाकी कुछ। तो ऐसा नहीं कि खाली ये जो कॉन्टेस्ट होगा मेजर पार्टी में होगा, कुछ सीट ऐसे होंगे जहां भी लोकल पार्टी, लोकल कैंडिडेट्स भी निर्दलीयों की भी भूमिका रहेगी। आप ये कह रहे हैं जो छोटी पार्टियां निर्दलीय, इनकी भी, ये लोग भी सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे। चोपड़ा साहब, आपकी स्थिति क्या होने जा रही है इस चुनाव के अंदर? इस मुकाबले में जब भी चर्चा हम सुन रहे हैं तमाम
जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, और अभी तक कोई खास एक पकड़ जो है झारखंड में अब तक आपने दिखाई नहीं है आपकी पार्टी ने। नहीं, तो सवाल ये है ना कि देश में सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम। तो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए आपका एक आधार भी बनता है। अब जहां तक मेरी समझ है जी, वो ये है कि झारखंड की जो लड़ाई है जी, इसमें से कोई इनमें से कम्युनिस्टों के अलावा दूध का धुला हुआ नहीं है। आप दूध के धुले हैं, हम तो थोड़े बहुत दूध के धुले हुए हैं। थोड़े बहुत, हाँ, कि थोड़ा दूध में थोड़ा पानी मिला हुआ है, लेकिन धुले हुए हैं, धुले जरूर हुए। तो हमारा ये कहना है कि उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि एक चीज का सवाल ऊपर उठेगा कि झारखंड बनवाया किसने था, किसके फायदे के लिए बनवाया था, ये फायदा क्यों नहीं हुआ, और इसमें जो 2 पार्टियां जिनको मैं राहु केतु कहता हूं, उसमें राहु केतु का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी भी दोनों पार्टियां देख रही हैं कि कोडा कहां जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि राहु केतु को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वामपंथ का इसमें कोई चैलेंज इस तरह का नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों को दिखेगा कि कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला। पुष्पेंद्र जी कैसे देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में उसका फिर ब्रेक। मुझे लगता है कि आप ये ध्यान रखें कि 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 18 सीटें मिली थी, इस 20 सीटों का चुनाव जो पोलिंग 20 तारीख जो 2 तारीख को होने जा रही है, इन 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। तो आप ये माने कि जो उनके पास 18 थी, कम से कम उसमें से उन 20 सीटों में से 8 सीट पे बीजेपी जीती थी और 5 पे जेएमएम जीती थी, और कांग्रेस के खाते में 2 आई थी। मैं यहां सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, जेएमएम ने 5 सीटें जीती और 5 पर वो नंबर 2 पे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती और 8 पे वो नंबर 2 पे रही है। कांग्रेस पार्टी 2 जीती और 5 पे नंबर 2 पे रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे इलाके में चाहे चाईबासा की जगह ले लें या खुंटी की सीट ले लें या सिमडेगा के, ये 3 जगह जो हैं, इनको बताया गया है कि नक्सल प्रोन है, लेकिन नक्सल का प्रभाव पिछले चुनाव में देखने से समझ में आता है कि वो प्रभावहीन हो चुके हैं, इस पे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस पूरे जो सेकंड फेज का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा ताकत और ज्यादा स्टेक पे है बनस्पत कांग्रेस के। कांग्रेस के पास तो 20 में से 2 ही सीटें थी, तो गिनती इससे ज्यादा कम क्या होगी, लेकिन बीजेपी को अपनी गिनती बढ़ाने के लिए 8 से आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से ब्रेक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बीजेपी से पूछा जा चतुष्कोणीय संघर्ष कहीं भी नहीं है कि आपके नेता कौन होंगे, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है, बाहर से लेके सीपीआई का नेता कौन है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। झारखंड का चुनाव पे लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। मुकाबला अभी भी काफी दिलचस्प बना हुआ है, कुछ भी कहना झारखंड की राजनीति में अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और जिस तरीके से वहां पर वोटिंग देखने को मिली है, आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे रैली के लिए और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि बैलेट के जरिए बुलेट को हराया गया है। क्या कुछ वहां की स्थिति बन रही है, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के, रामाधार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, जी मोहंती जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे रामाधार शर्मा जी,
वहां पर कांग्रेस की स्थिति होने क्या जा रही है? चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से हम झारखंड में भी देखा हमने, आपका गठबंधन टूटा, जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन टूटा, ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपसे दूर जाना चाह रहा है, अछूत हो गए हैं आप। क्या स्थिति होगी? झारखंड में मुकाबला जैसे त्रिकोणीय है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुकाबला पूरी तौर पर चतुष्कोणीय है। वहाँ के रिजल्ट के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर, सोच, ये सब और भारत के दूसरे भागों से अलग है। अब वहाँ पे भीड़ लग रही है। उधमपुर में आज रैली थी, शायद उधमपुर में ही प्राइम मिनिस्टर की रैली थी। रैली में 50-60 हजार 70 हजार लोग दिखे। कुछ लोग कह रहे थे लाखों लोग थे। नहीं, उतना लाखों कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इलेक्शन मीटिंग में अगर 50-60 हजार लोग हैं तो वो बड़ी रैली कहलाती है। और वहां से जस्ट बाजू में जो है हमारी सेना संघर्ष कर रही थी आतंकवादियों को काबू में लाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में ये कहना कि वोट दे दो, आप 44+ ले आओ और मैं तो वहां पर बहुत सारे विदेशी ताकतों का भी मसला बनता है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, बीजेपी कह रही है कि सरकार बना लेंगे, मेरी सरकार बनाओ तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो कोई जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी हमारे यहाँ बॉर्डर पार से आते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जिस विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है, वो विभाग आज भी मोदी जी के पास है। आपकी स्थिति रहेगी क्या वहां पर? हम लोग वहां पर अच्छी स्थिति में रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमको इतनी सीटें 44+ का दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर 27-28 सीटें कांग्रेस कम से कम जीतेंगी। अलायंस रहेगा फिर उसके बाद चुनाव के बाद देखा जाएगा। जो भी सेकुलर पार्टियां होंगी उन लोगों के साथ मिलजुल के सरकारें रही हैं। पीडीपी के साथ भी हमारा रहा है, मुफ्ती साहब के साथ की पार्टी के साथ भी हम लोग सरकार में रहे हैं। तो वो बाद की बात है, पहले चुनाव होने दें, शांतिपूर्वक रिजल्ट आने दें, उसके बाद इन सब। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को और वहां पर क्या संभावना लग रही है संक्षेप में? देखिए, एक बात तो साफ है कि इस बार के चुनाव में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर के लोगों में नाराजगी सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि अभी जो बाढ़ आई थी उससे पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति थी, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरी तरह से कलिप्स हो गया। और इसके साथ साथ दूसरी घटना ये घटी है कि भले ही चाहे ये सिंबॉलिक हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि नरेंद्र मोदी फौरन 24 घंटे में वहां पहुंचे और तमाम सारी जो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणाएं हो सकती थी वो भी हैं, आरडीएफ की टीम भी पहुंची और तमाम सारी चीजें हुई, आर्मी बहुत तेजी से एक्टिव हुई। तो इससे एनसी को बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पीठ पे जिस 6 साल से लादे हुई थी कांग्रेस को, उसके एन चुनाव से पहले उतार दिया है। अब उनके पास यह नहीं समझ में आ रहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुराई करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई कमियां निकालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस पे हमला कर रही है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी घटना हुई है कल, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया है। अब इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर दिल्ली के मैनिफेस्टो में धारा 370 का जिक्र होता है, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट से धारा 370 गायब हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज जो बात उन्होंने कही है, और अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी रणनीति है। इस वक्त उन्होंने करा यह है विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा है कि वैली के अंदर जहां 46 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन होगा। अभी तक सिर्फ वहां एससी का रिजर्वेशन है, इसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर हम जीते तो हमारे विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से 5 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजीज के लिए है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान भी लूं तो ये जो उन्होंने 5 और 3 सीटों का वैली में रिजर्वेशन किया है, इससे जम्मू कश्मीर और जम्मू और वैली के बीच में जो सीटों की डिस्पैरिटी है, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का वर्चस्व बना हुआ है, वो टूट चोपड़ा जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में उत्तर दीजिए सर, कैसे देख रहे हैं आप स्थिति को? मेरा ये कहना है, ये जो सब तरकीबें हैं सबको मालूम है कि 370 हिंदुस्तान के आपके उसमें है। जीत कौन रहा है? क्या स्थिति लग रही है? और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आएगी? हमारा ये कहना है कि इस वक्त जम्मू में बीजेपी थोड़ा बेहतर कर सकती है। वैली में बीजेपी का कुछ नहीं मिलेगा और लद्दाख में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस लेगी या बीजेपी। तो हमारा ये कहना है, और जहां पर वैली का सवाल है, वैली के सवाल में पीडीपी है, लेफ्ट भी है और ये कांग्रेस भी है। तो देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या लेफ्ट कौन आगे आएगा। चलिए मोहंती जी बहुत संक्षेप, बैलेंस बहुत वेग होगा। मोहंती जी बहुत संक्षेप में।
देखिए, मेरे हिसाब से तो इस बार बीजेपी पार्टी ने वहाँ जिस टाइप का मेहनत किया, जिस प्रधानमंत्री जाके वहाँ हर महीने जाते हैं, जुलाई महीने से शुरू करके अभी हर महीने जा रहे हैं जी। और बहुत सारे नेता, तमाम नेता जितना बीजेपी के वहाँ जाके काम कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। और रिलीफ ऑपरेशन, रिहेबिलिटेशन जो फ्लड हुआ था उसमें उन्होंने जो सब काम किया, जो अनाउंसमेंट किया, उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा पार्टी को। और दूसरा है, केंद्र में एक सरकार है जो बीजेपी का सरकार है जी जी, और वो वहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जम्मू में जी ऑब्वियसली इसको बीजेपी को फायदा होगा। और मेरे हिसाब से तो ये जो अनाउंसमेंट सब हुए हैं जी जी जी, उसमें 370 वाला, आर्टिकल 370 वाला जी जी, उसमें साइलेंट रहे हैं बीजेपी, मुझे लगता उसका ही फायदा होगा। सिंगल लार्जेस्ट रहेगी। ये मैं बताऊं कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने खुद को जिस ढंग से वहां पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती जीत ही इस बात पे है कि उन्होंने 87 सीट्स पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये अब तक मुमकिन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, और विजन डॉक्यूमेंट तो उसने वाकई कमाल का कर दिया है, जिससे कि सारे ऑडियंस को कैसे वो कैटर कर सकती हैं। और पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई सीरियसली ऐसा कुछ कर रहा है, और प्रधानमंत्री के कार्यालय में जितेंद्र सिंह हैं वहां जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के तौर पर, तो ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर को सामने रख के की जा रही हैं। इसको दाद दी जानी चाहिए, और लेकिन नतीजा क्या आता है वो देखना होगा। चलिए, सुनील चोपड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, रामाधार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहंती जी आप कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में क्या होगा कहना मुश्किल है, अभी भी वहां पर तमाम तरीके की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं जीत उनकी होगी। आने वाले वक्त पे थोड़ी स्थितियां जब साफ होंगी तो हम और भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।